और किसी तरीके को साल 2 साल इस चुनाव को लटका सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जो इन दिनों सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्हें मैं GC2 करके कहता हूं, अपनी हर सभा में वो कहीं पर भी जाते हैं अपनी उन हवाईबाजी बातों की बात करते हैं जिसका नीचे जमीन पर कोई सार नहीं है। वो बाला साहब हॉस्पिटल में डायलिसिस की बात तो करते हैं, लेकिन बाला साहब हॉस्पिटल अपने 2 बार के अकाली दल बादल के मैनिफेस्टो में दिखाने के बावजूद कि हम इस हॉस्पिटल को 550 बेड का बनाएंगे, वो उसको पूरा नहीं करते। वो डायलिसिस की बात करते हैं कि हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो भी एक NGO की मदद से। और वो NGO जो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत, अब भगवान जाने कि पर पेशेंट उनको वहां से 1000 रुपए मिलेगा या 500 रुपए मिलेगा, या उसके पीछे कितना तगड़ा खेल है, ये तो समय आने पर उस NGO का जब एग्रीमेंट सबके सामने आएगा तो वो सारी परतें खुलेंगी कि इसमें कितने करोड़ों रुपए का गोलमाल है, इस एग्रीमेंट के पीछे असल गेम क्या है। क्योंकि सरकार की ये स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें इस तरह के कामों के लिए फंडिंग की जाती है। वो मैं वही कह रहा था कि वो हॉस्पिटल की बात नहीं करते, डायलिसिस सेंटर की बात करते हैं। हालांकि इसी हॉस्पिटल के लिए जब बनने की बात हुई थी तो उन्होंने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, वो इसकी बात भी बिल्कुल नहीं करते। सवाल इन बातों का है, वो बात करते हैं किसानों की, किसानों के आंदोलन की, लेकिन आज किसान जिस हालात में पहुंचे, उनको सड़कों पर बैठना मजबूर होना पड़ा, वो हरसिमरत कौर बादल के या सुखबीर बादल के उस बयान की बात नहीं करते, आंदोलन की बात करते हैं, किसानों को जेल से छुड़वाने की बात करते हैं। लेकिन वो किसान मजबूर होकर सड़कों पर क्यों बैठे, वो जेल में आज क्यों बंद हुए, उनको आज क्यों ये कुर्बानियां देनी पड़ रही है अपना घर बार छोड़कर, इसके जिम्मेवार क्या सुखबीर बादल और सिमरत कौर बादल नहीं है, जिन्होंने सरकार की कैबिनेट में रहते हुए उस समय इस बात का विरोध नहीं किया जब इसकी सख्त जरूरत थी। तो वो किसान आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन हरसिमरत कौर बादल की और सुखबीर बादल के उन बयानों की बात नहीं करते जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए। मैं समझता हूं कि इसके साथ ही वो जगह जगह एक और बात करते हैं कि मैं आज सिखों की लड़ाई ले रहा हूं, सिखों की पगड़ी की बात करते हैं कि जब से पिछले 2 साल से मैं प्रधान बना हूं, सिखों की पगड़ी को मैंने 4 चांद लगा दिए हैं। गुरु महाराज की अपार बख्शी से सिख पंथ तो पहले बड़ी चढ़ती कला वाला है, कई तरह की आपत्तियां आई, कई तरह के यहां पर वो जुल्म हुए, लेकिन सिख पंथ ने हमेशा चढ़ती कला में रहा। तो वो मैं कह रहा था कि वो सिखों की पगड़ी की बात कर, और आज तक अकाली दल बादल के एक भी प्रधान ने, एक भी मेंबर ने कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के बारे में बात नहीं की, पगड़ी की बात करते हैं। मैं एक आदमी का दोहरा चरित्र, एक आदमी का वो हिसाब बताने जा रहा हूं कि जो इंसान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जमा ना हो, 5 करोड़ रुपया उसका गोलमाल हो जाए, उनकी सैलरी में से काट लिया जाए, वो उसकी बात भी नहीं करते। आज 50 एम्प्लॉइज कम से कम पिछले साल 1.5 साल से रिटायर हो चुके हैं, उनका लाखों करोड़ों रुपया बकाया है। 30-30 साल की सर्विस के बाद उनको उनका हक नहीं मिल रहा, वो इसकी बात भी नहीं करते, खाली हवाबाजी की बात करते हैं। यहां तक कि गुरपुरब की सैलरी जो दिसंबर महीने में ही एम्प्लॉइज को मिल जाती थी, वो भी लगभग 3.5-4 करोड़ रुपया बनता है, वो इसकी बात भी बिल्कुल नहीं करते। वो बात किसकी करते हैं, ना डेथ केस की बात करते हैं। आज कम से कम 12 दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में डेथ केस हुए हैं, जो एम्प्लॉइज की काम पर करते हुए डेथ हो चुकी है। एज पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी पॉलिसी के अनुसार जब किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो उसे 8 लाख रुपए दिया जाता है। उस 8 लाख में से एक दिन की सैलरी जितने भी एम्प्लॉइज है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के, जो मान लो 4000 4,500 एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉइज की सैलरी में से एक दिन की सैलरी काट ली जाती है, जो लगभग 4 लाख रुपए बनती है, और 4 लाख रुपए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी तरफ से उसमें डालती है। हैरानगी की बात है कि वो एम्प्लॉइज की सैलरी में से जब कोई ऐसा डेथ केस आता है तो उस पैसे को तुरंत काट लिया जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पैसा डाल के आज तक उन कर्मचारियों को नहीं मिला। लगभग 12 केस आज भी पेंडिंग है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से इन बातों का चैलेंज कर रहा हूं। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं देते। हालात इतने बदतर हो गए कि एक शराबी किस्म का इंसान, मैं उसका नाम नहीं लेना कि उसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, एक शराबी किस्म का इंसान
उसको लगा दिया जवाब देने के लिए कि शंकरी जी की बातों का जवाब मैं दूंगा। और मैं सबको बोलता है जी मैं सिरसा जी को, काका जी को, उनकी सेवाओं को सल्यूट करता हूं। भाई आदमी इंसान, रात को जो इंसान शराब के नशे में हो तो वो तो आते जाते अरे गहरे गली के कुत्ते को भी सलाम कर देगा, उसको क्या मालूम कि सलाम की सल्यूट की वैल्यू क्या है। मैं सल्यूट करने वाले को से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भाई सल्यूट करते समय मनजिंदर सिंह सिरसा ये पूछोगे कि ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड आप कब जमा करा रहे हो? मैं सल्यूट करने वाले इंसान से पूछना चाहता हूं कि आज जब आप गुरुद्वारा साहब में जाओगे, मनजिंदर सिंह सिरसा से, हरमीत सिंह कालका से ये सवाल करोगे कि जो 50 कर्मचारी 30-30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनका पैसा कब दोगे? क्या वो मनजिंदर सिंह सिरसा GC2 से ये सवाल पूछोगे कि 5%, सिर्फ 5% जो कॉलेजों में हमने अपना शेयर देना होता है वो हमने जमा नहीं कराया, वो भाई कब जमा कराओगे? मैं सल्यूट करने वाले जो एक शराबी किस्म के इंसान से पूछना चाहता हूं कि अगर भाई दिन में सूफी हो तो उनको सल्यूट मार के पूछना कि जो 12 इंसान डेथ केस में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में आज तक पेंडिंग है, उनके पैसे कब दोगे? सवाल इन बातों का है कि आज किस तरह से हम खड़े हैं, इन बातों को आज समझने की जरूरत है। हम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में काम तो दिखा रहे हैं आवाम में कि ये काम हो रहे हैं, हालात बिल्कुल उस तरह बन गए हैं जैसे एक मशीन की सुई में अगर धागा ना डाला जाए तो वो मशीन जितनी मर्जी चला लो वो सिलेगी कुछ नहीं, वो सिलेगी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें बेस तो है ही नहीं, धागा तो है ही नहीं, हमारे कामों का बेस तो है ही नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। हम 550 बेड का मैनिफेस्टो में हॉस्पिटल बनाने का डंका मारते हैं, लेकिन संगत को दे देते हैं 100 बेड का डायलिसिस सेंटर, वो भी एनजीओ के साथ मिलकर, वो भी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उनको लाखों करोड़ों रुपए वहां से वापिस आएगा। किस तरह की सोच, किस तरह के काम को लेकर हम चल रहे हैं? मुझे आज क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है कि ये जो इनकी पिटीशन कल वहां से रिजेक्ट हुई माननीय हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से, तो उसके विषय में आप जवाब दें कि अब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के आने से पहले क्या आप ये ऊपर जो 15 से 20 करोड़ रुपया आज पेंडिंग है, कम से कम 10 करोड़ रुपया उन लोगों का पेंडिंग है जिन्होंने आपको घी सप्लाई किया, चावल सप्लाई किए, दाल सप्लाई की, 5 करोड़ रुपया लगभग आपके ऊपर पेंडिंग है जो आपने 8 महीनों का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करवाया, 5 करोड़ रुपया आपके ऊपर पेंडिंग है जो आपने रिटायरमेंट के और डेथ केस के लोगों के आज तक पैसे नहीं दिए। आप तो 2 महीने बाद यहां से रुखसत हो जाओगे, रवाना हो जाओगे। इन 20 करोड़ रुपए की देनदारी किसके ऊपर होगी? भाई सरदार साहब तो जाने से पहले 125 करोड़ रुपया जो इनके विरोधियों ने भी माना, भूतपूर्व प्रधानों ने भी माना कि वो छोड़कर गए थे, तो आप भी तो बताइए कि आप ये जो 20 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हो उसके विषय में क्या फैसला होगा? अब मैं इसके साथ ही आज दिल्ली सरकार से और गुरुद्वारा डायरेक्टोरेट से ये अपील करता हूं और उनसे ये डिमांड भी करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा कि अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के जो चुनाव हैं वो समय पर अपना करवाने के लिए उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों की मंशा का कुछ नहीं पता। आज हाई कोर्ट है तो कल ये कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ढूंढकर या और कोई नया काम कर इस चुनाव को रुकवाने के नए नए हथकंडे अपनाए। आज मैं डिमांड करता हूं माननीय उपराज्यपाल साहब से, दिल्ली की सरकार से और दिल्ली गुरुद्वारा डायरेक्टर से, आप लोगों के माध्यम से कि अब तुरंत से तुरंत इस कार्य को पूरा करते हुए आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस चुनाव को कराने की आपकी क्या मतलब प्रक्रिया होगी, किस ढंग से ये चुनाव शुरू होने के बाद किस ढंग से मुकम्मल होंगे, ये सारा खुलासा दिल्ली की संतों के सामने किया जाना चाहिए, ताकि एक नए प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज जो 72 हालात दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में बन चुके हैं उसके ऊपर किस तरह से रोक लगाई जाए, किस तरह से लगाम लगाई जाए। इसके साथ ही इन 2 महीनों के अंदर अंदर जब तक चुनाव नहीं होते, मैं एक ये डिमांड दिल्ली सरकार से और डायरेक्टोरेट गुरुद्वारा से भी करूंगा कि इन दिनों में जिस तरह की गलत ढंग से भर्तियां की जा रही हैं, प्रमोशंस की जा रही हैं और कई तरह की फंडिंग अपने उन मेंबर्स को लुटाई जा रही है जो उसका दुरुपयोग करके अपने अपने हलकों में, अपने अपने क्षेत्रों में उन रुपयों का दुरुपयोग करके, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की ट्रांसपोर्टेशन का दुरुपयोग करके उस सबको रुकवाने के लिए भी मैं एक पत्र दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो इस तरह के कार्य हैं उसके खिलाफ डायरेक्टोरेट गुरुद्वारा, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल जी को भी एक पत्र लिखना जा रहा हूं, ताकि वो सारे काम जो एक गुरु की गोलक का जो पिछले आने वाले 2 महीने में उन्होंने दुरुपयोग करना है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके।
सर कंफर्म है कि आयुष्मान जी योजना दसी ਉਹਦੇ तहत ही है ਜਿਹੜਾ हो जी बिल्कुल, आपको ये आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी बात गलत है तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को चाहिए कि वो एनजीओ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको जनता करे। एनजीओ के लिए वो कोई कभी देखो इसके बारे में ये इस बात को तो मानते हैं। अभी एक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो मतलब प्रमुख कार्यकर्ता है उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी, बयान दिया, उन्होंने माना कि हमने एनजीओ के साथ ये करार किया है इस डायलिसिस सेंटर का, लेकिन उन्होंने उसके विषय में क्या क्या शर्तें तय हुई हैं उसको जन तक नहीं किया। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों से डिमांड करता हूं कि उस एनजीओ के एग्रीमेंट को लोगों के सामने, संगत के सामने रखा जाए। पीएफ वाले लास्ट टाइम क्या सी अगर 10 दिन कुछ नहीं हुआ था पीएफ के बारे में मैं बिल्कुल अभी आज तफसील से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं दो इशू को बीच में लाना नहीं चाहता। पीएफ के बारे में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ मैं तुरंत ही आपके सामने विद इन 2 डेज के अंदर बता दूंगा कि मैं इसके खिलाफ क्या कानूनी प्रक्रिया करने जा रहा हूं, और इनके ऊपर जिस तरह के भी क्रिमिनल केस या जो भी जिस तरह के केस होंगे उसके ऊपर वो दायर होंगे, ताकि अपनी जिम्मेवारी से बच न सके। पहली गल है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੱਟੀਆਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਦ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ कि उस टाइम ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट 1971 के अनुसार ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨੇ। बाकी सारे काम चाहे प्रमोशंस या मतलब नई अपॉइंटमेंट्स या होर ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਨੀਚੋਂ ਦੀ मतलब कैश डिपार्टमेंट तो वंड देना, ਉਹਨੂੰ स्लिप बना के दे देनी कि तू जाके 2000 ले ले, तू 5000 ले ले, मैं उस गल पे रोक लगाने की गल कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो 1 करोड़ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ GC2 ਨੇ ਉਰਫ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ नहीं ਦਿੱਤਾ। आज वोटर लिस्ट की जो नई बन रही है अभी जो भी चल रहा वोटर लिस्ट नाम का, तो क्या पहले से बढ़ चुके हैं वोटर या कुछ उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है? उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो दिल्ली सरकार ने और डायरेक्टर गुरुद्वारा ने जो प्रोग्राम बनाया उसके अनुसार उन्होंने जो विधानसभा की चुनाव लिस्ट होती है उसको दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की चुनाव लिस्ट के साथ मिक्स करके उसको रिवीजन के तौर पर लिया है। अगर उसमें कोई शिफ्टिंग या डेथ केस है तो नेचुरली है कि वो वोट कटेंगे, और अगर जो 18 साल से बड़े हुए हैं उनकी वोट बढ़ेगी, और मेरे हिसाब से अभी तक का जो रिकॉर्ड है टिल डेट तक का उसमें नए वोटर बढ़े हैं, क्योंकि कटने की अभी लिस्ट फाइनली बाहर नहीं आई है। जो केसधारी नहीं होते हैं क्या वो भी वोटर लिस्ट में नाम लगवा सकते हैं? कैसे जी, प्लीज दोबारा। केसधारी नहीं होते हैं जो सिख, वो क्या वोटर नो 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 बिल्कुल एज पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी एक्ट 1971 जो बिल्कुल केसाधारी है वही वोट कर सकता है, जिसके केस कत्ल किए हुए हैं वो इसमें वोट नहीं कर सकता, या ट्रिमिंग है वो भी नहीं कर सकता। क्योंकि अकाली दल ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी जगह स्टैंड से ठीक नहीं है कि क्योंकि 2012 सितंबर 2012 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नवी गुरुद्वारा कमेटी बनेगी और 9 महीने अंदर वार्ड से डिलिमिटेशन होनी चाहिए तो नवी वोटर लिस्ट बननी चाहिए है, मगर 2012 तो लेके आज तक गुरुद्वारा डायरेक्टोरेट दा कोर्ट ही कोई रिटर्न का जवाब हुंदा, पिछले ऑर्डर्स काट के देख लो ओदे कोई हर एक्सक्यूज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ठीक है ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ नो ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਏ बेईमानी का स्टैंड है। अगर उनका स्टैंड ठीक होता तो पिछले 8 साल तो क्यों नहीं गए कोर्ट नहीं वोटर लिस्ट फोटो वाली बनवाने वास्ते। नो 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 ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਾਵ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਤਦ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। 2013 ਜਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2021 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਫਰਟਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ